नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थानों को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दरअसल यूएनडीपी ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिनके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियां का भी गठन किया गया है जो इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं और इन समितियों और संस्थानों को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाले संस्थानों को शुभकामनाएं दी। नहीं, प्रत्येक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। मेरा नाम विभू कृष्णा है। मैं दर्पण संस्था को पिछले 12 सालों से चला रही हूँ। मैं अल्मोड़ा की निवासी हूँ और हम लोग सतत विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था और हमारे देश में भी कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके कम्युनिटी रेडियो के जरिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के खासतौर से जो दूरस्थ गाँव हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, तो वो बॉर्डर के जो गाँव हैं हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर 2030 तक हम सब लोग मिलकर कैसे इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे, इसके लिए अपनी बेहतर भूमिका दे रहे हैं। की पुनर्स्थापना, पहाड़ पानी परंपरा की पुनर्स्थापना। हम लोग अभी समस्त उत्तराखंड में जन जागरूकता के जरिए और समाज को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम स्वच्छ जल सब तक पहुंचाएं और जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, नौले, धारे, उनकी जल सुरक्षा पर ध्यान दें। और हम आज देख रहे हैं कि हमारे 90% जो हमारे जल स्रोत हैं, नौले, धारे, वो सब दूषित हो चुके हैं क्योंकि वो नॉन नेटवर्क सीवेज की वजह से कहें या जलवायु परिवर्तन कहें या अनियंत्रित निर्माण की तरह से कहें, कई सारे और भी रीजन हैं जिसकी वजह से जो हमारे जल स्रोत हैं आज दूषित हो चुके हैं। और जो हमारे एक ज़माने में हमारी समृद्ध जल संपदा थी, उस जल संपदा को नौला फाउंडेशन का उद्देश्य है कि फिर से उसकी पुनर्स्थापना किया जाए और समस्त उत्तराखंड में आज अपने समस्त ये जो आज हमें जो एसडीबी अचीवर का जो अवार्ड मिला है, ये उस हमारी नौला फाउंडेशन कम्युनिटी को जो धरातल पे काम कर रही है उसको समर्पित है। धन्यवाद। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक उनका पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंसीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साथ साथ पलायन भी रुकेगा। सर, इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर भी आप 14 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं और बहुत लंदन भी आप जा रहे हैं, लंदन को भी आपको जाना है क्या? अभी
कर्टन रेजर का कार्यक्रम है, उसके क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहाँ ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैयारियों में जुट चुके हैं और उन्हें हर मजबूती से अपने क्षेत्रों में दायित्वों की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के एक होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की बैठक के साथ इसकी शुरुआत हुई। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में नैनीताल उधम सिंह नगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिनमें पार्टी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए आह्वान के साथ ही उन्हें आगामी क्रियाकलापों की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी निरंतर चुनाव की तैयारियों में जुटने वाली पार्टियों में एक है, लिहाजा इस बार भी लोकसभा में 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की जाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी अभी से जुट गए हैं। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी शीतकाल में भी युद्ध की तरह तैयारियों में जुटी हुई है, लिहाजा इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंहावलोकन करते हैं। हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं हमेशा, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में। ये वाली बैठकें लंबे समय में होती हैं, एक कार्यकाल में हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद होती होंगी, लेकिन ये बैठकें ऐसा नहीं कि नई परंपरा है। हम लोग अपने कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही ऐसा है कि बूथ जीता चुनाव जीता, हमारा एक स्लोगन है। हमारे बूथ 12 महीने काम करते हैं। अन्य पार्टियों के बूथ 15 दिन पहले देखते हैं बूथ अध्यक्ष कौन है, टीम कौन होगी, इसलिए उनके पास संगठन नहीं होता है। हमारा जीवंत संगठन है और इसीलिए हम आज पूरे विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अगले अपने कार्यक्रम की दृष्टि से चुनाव की तैयारी में रहती है। मुख्य रूप से हमारी लोकसभा की बैठक कल से हमने प्रारंभ की है। आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है। 2 चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद से उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे क्या क्या उस क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उस पर हमारी चर्चा हुई है। सेकंड चरण में हमारी सबसे छोटी इकाई है मंडल के महामंत्री सुपर के कार्यक्रम से हम बैठने वाले हैं। हमारे आगामी दिनों के कार्यक्रम में बूथ सशक्तिकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से और मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से हमने तय किया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर के आंगन की माटी कर्तव्य पथ पर बनने वाले स्मृति वन के लिए हम भेजेंगे और उसमें उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनों का क्षेत्र रहा है। अनेकों गीतकार हैं, संगीतकार, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं। इसके साथ कारगिल शहीद से लेकर हमारी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, इन सब लोगों की घर की माटी भी स्मृति वन में पहुँचे, उस दृष्टि कार्यक्रम लिया। प्रत्येक आंगन में जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस घर की माटी को वहाँ तक पहुँचाएगा। इसके साथ साथ 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा हमने रखा। तो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। इसके कार्यक्रम स्वरूप हमने तय किया है। 17 तारीख को ही विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम प्रधानमंत्री लॉन्चिंग उसमें विश्व करने वाले हैं। खासतौर पर हथकरघा से जुड़े हुए जितने भी काश्तकार हैं उन सब के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश के 70 स्थानों पर होगा। देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। हम उसमें
हस्तकरघा से जुड़े हुए जो भिन्न भिन्न हस्तियाँ हैं उन सबको बुलाकर और उनके उत्पाद से देश को होने वाले लाभ के बारे में सब प्रकार की चर्चाएं होंगी। और उसी दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, इसलिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को लेकर और सब प्रकार के कार्यों को लेकर प्रदर्शनी हम लोग लगाने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख तैयार कर दिए हैं और हर बूथ में हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं और हर बूथ को हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी की है और हम हवा में या सिर्फ ऊपर बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बूथ लेवल में जो अपनी तैयारी की है उससे तैयारी के आधार पर हम एकतरफा लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर जीतेंगे और पिछली बार के भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 2019 में हम लोग 3,75,000 वोट के लगभग मतों से इस संसदीय क्षेत्र को जीते थे और इस बार उसका भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हम लोग काम के भरोसे अपनी बातों को रखते हैं और लगातार चाहे वो आपदा हो चाहे दूसरी कोई भी समस्या हो, हम लोगों के बीच रहते हैं, अपने किसानों के बीच रहते हैं, अपने ग्रामीणजनों के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनकी भी जिम्मेदारी डेंगू की रोकथाम को लेकर है, उन तमाम लोगों को ऐसे हालातों को देखते हुए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समय रहते न तो फॉर्मिंग करवाई गई और न ही नालियों की सफाई करवाई गई। इसके साथ ही फॉर्मिंग के नाम पर पैसे भी जमकर बांट रहे हैं, साथ ही मरीजों में भी जमकर लूट की जा रही है। वहीं टिहरी लोकसभा की बीजेपी बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी कितनी भी मीटिंग कर ले, बीजेपी का भला नहीं हो सकने वाला। मुझे ये लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर दारोमदार था इस बात का कि डेंगू की समय रहते रोकथाम करना, इस वक्त फॉगिंग करना, टेस्ट ठीक तरीके से हो, उनके साथ कोई छलावा ना हो मरीजों के साथ, और जिस तरह से रिकॉर्ड मौतें अब डेंगू की वजह से हो रही हैं, उन तमाम लोगों को चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। इसलिए क्योंकि डेंगू हर वर्ष आने वाली बीमारी है और ये पहले से पता रहता है कि बरसात के मौसम में डेंगू का प्रकोप होगा ही होगा, डेंगू का मच्छर पनपेगा ही पनपेगा। लेकिन आपने समय रहते न निर्माण कार्यों को पूरा किया, न आपने सड़क के गड्ढे पाटे, न आपने नदी नालों को साफ करवाया जिसमें मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और लावा पैदा कर रहे हैं, और अब 40 लाख रुपया फॉगिंग के नाम पर प्रतिवर्ष आप डकार ले रहे हैं। उसके अलावा 1700 रुपया आपका सरकारी अस्पताल एक दिन का मरीज से खसोट रहा है। आपके आईसीयू में एसी और पंखे नहीं चल रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स में अदला बदली हो जा रही है और कुछ के तो सैंपल लैब तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और ये भी पता चला है कि कुछ की प्लेटलेट्स 40-45 हजार थी और रिपोर्ट में आप 10,000 बता रहे हैं। आपकी एडवाइजरी हमने देखी जिसमें आपने कहा कि जब तक मरीज की प्लेटलेट्स 10,000 से कम ना हो तब तक उसको प्लेटलेट्स ना चढ़ाए जाएं। तो ये कहाँ की तानाशाही या कहाँ का आप कमजोर को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? और लगातार होती मौतों से ऐसा लग रहा है कि ये जो सत्तासीन है इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इनको पड़ी है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, यूसीसी की, लव जिहाद और लैंड जिहाद की, और जनता इस डेंगू के प्रकोप को भूलेगी नहीं और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये कितनी ही मीटिंगें कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, भाजपा को लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कर्म इन्हीं को पिड़ाएंगे। जिस तरीके के काम इन्होंने किए हैं, विगत 10 साल में इन सांसदों ने जनता की तरफ देखा नहीं, क्षेत्र का भला किया नहीं, प्रदेश का विकास किया नहीं, केंद्र से कोई बड़ी योजना ये लाए नहीं, और केंद्र के में इन्होंने कोई पार्लियामेंट में कोई बड़ी समस्या उठाई नहीं क्षेत्र की। आपने देखा होगा कि हरिद्वार में क्या हालत हुआ, निशंक जी के का कितना विरोध हुआ, और कल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया सांसद महोदय का। तो भाजपा को ये कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन 2024 में इनकी नैया पार लगने वाली नहीं है। जनता इनसे जवाब पूछने वाली है, उसका इनको जवाब देना पड़ेगा, निश्चित रूप से जवाब। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। खबरों की ओर रुख करते हैं। शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके अलावा नगर निगम की भी जिम्मेदारी है, जिस पर सफाई के अलावा फॉर्मिंग और छिड़काव का भी जिम्मा है। दरअसल शहर में डेंगू की शुरुआती मामले ऐसे जगह से सामने आए हैं जहां निर्माण कार्यों की वजह से पानी रुक रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन इलाकों को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, उन इलाकों में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। देहरादून में लखीबाग, रेस कोर्स, पथरीबाग, धर्मपुर हरिद्वार रोड से लगे इलाकों में डेंगू के मामले पहले से भी लगातार सामने आ रहे थे और अब भी लगातार सामने आ रहे हैं। भंडारी बाग ओवरब्रिज के आसपास स्थिति ज़्यादा खराब है। नहीं, जैसे मैं पहले भी बताया है कि दो तरह से इस पे काम होता है। एक तो कि बिल्कुल प्रिवेंशन हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो और जितने भी घर हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे लोग स्वयं ही अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई जहाँ नाले हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है, वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था और लार्विसाइडिल का स्प्रे। तो लार्विसाइडिल का स्प्रे अब चल रहा है और इन्होंने टीम बनाई है। पूरे शहर को 12 जोन में इन्होंने डिवाइड किया है नगर निगम ने और डेली ही ये कार्यवाही चल रही है जगह जगह जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। तीसरी चीज़ हो जाती है हमारे स्कूल्स हो गए, हमारे जो ऑफिसेज हो गए, वहाँ भी एक बार के लिए सभी को हमने इंस्ट्रक्शन जारी किए कि अपने अपने लेवल पे देख लें कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो और अपने लेवल पे इस चीज़ की जागरूकता भी फैलाएं और लोगों को बताएं भी कि जहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ है लार्वे को कैसे हटाया जाता है पानी को निकाल के। सबका मकसद एक ही है कि डेंगू पे हर हाल पे जो है नियंत्रण करना है और जो विभागों की हीला हवाली है, जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हमारे PWD वाले काम कर रहे हैं, जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, पानी भर रहा है, जनता उसमें परेशान हो रही है, लार्वा उसमें पनप रहा है। तो इसलिए जो है जितने विभागों के जहाँ जहाँ कोई कमियाँ मिली हैं तो उनके चालान किए गए हैं। आज शाम को मैंने 4 बजे उनको यहाँ बुलाया है और उनको फिर कहा जाएगा कि अगर आप चेते नहीं तो हम आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जनता को हम धोखा नहीं दे सकते, जनता के प्रति हमारी जवाबदारी है और जनता को हर हाल में जो है डेंगू है इस पर नियंत्रण जो है हमको करना है। इसलिए आप जितने आपने गड्ढे खोदे हैं उनको तत्काल भरिए। डेंगू के लिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा वो काम कर रहा है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, लोग वहाँ कॉल कर रहे हैं अपने आप। तो ये जो कॉल सेंटर का जो नंबर है वो सब जगह हमने चस्पा कर रखे हैं। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी पेशेंट जा रहे हैं, डेंगू के पेशेंट, अगर किसी को प्लेटलेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको डोनर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या कोई ओवर रेटिंग हो रही हो, जैसे डेंगू के हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि रेट फिक्स करे गए हैं, तो उससे अगर कोई ओवर रेटिंग करता है तो भी उनको उनकी समस्याएं सुन के उनके पैसे वापस करवाए जा रहे हैं। और निरंतर हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम जो है हॉस्पिटलों में जा रही है और ब्लड बैंक्स में जा रही है, उनकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में तबाही मचाने के बाद अब बारिश का रुख उत्तराखंड की ओर है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ आंधी और हिमस्खलन जैसी घटनाएं होंगी। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वह दुर्घटना संबंधी क्षेत्रों में जाने से बचें। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से खतरा भी हो सकता है। यह स्थिति शनिवार तक बनी रहेगी। ऐसे में कई जगहों पर जलभराव, लैंडस्लाइड हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्य के मौसम में इन दिनों ठंडक भी बनी रहेगी, जिससे अधिकतम तापमान 30 डिग्री से आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक हो सकता है।
उत्तर प्रदेश के बाद अब मौसम ने उत्तराखंड की ओर रुख कर दिया है। यहाँ पर अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान, हिमस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ बिजली भी गिर सकती है। स्थिति शनिवार तक ऐसी ही बनी रहेगी। ऐसे में कई जगहों पर जलभराव, लैंडस्लाइड जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्य के मौसम में इन दिनों ठंड भी बनी रहेगी। इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए हिमांशी, उत्तराखंड की बात करें तो मौसम में एक बार फिर करवट बदली है उत्तराखंड के लिहाज से, और उत्तराखंड में अगले 4 दिन यहाँ पर लगातार मौसम खराब रहने की आशंका यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। और अगले 4 दिन यहाँ पर येलो अलर्ट कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार ये 4 दिन जो है उत्तराखंड के लिए भारी रह सकते हैं, क्योंकि इन 4 दिनों में लगातार यहाँ पर सभी उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में यहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज आंधी और बर्फ गिरने जैसी घटनाएं हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से सलाह भी दी गई है लोगों को कि पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने से बचें, और जो दुर्घटना संबंधित क्षेत्र है वहाँ जाने से वो अपना बचाव करें। और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार जो राज्य के पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर बात की जाए उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और हरिद्वार के साथ साथ चंपावत की बात की है तो यहाँ पर दिक्कतें ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं और खासकर लगातार बारिश के चलते यहाँ पर जो आवागमन की दिक्कतें वो ज्यादा हो जाती है। उसको देखते हुए यहाँ पर अलर्ट रहने की यहाँ पर के लिए कहा गया है लोगों को, और साथ ही प्रशासन की तरफ से लगातार क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो प्रशासन मुस्तैदी से डटा हुआ है और जो जरूरी चीजें होती हैं यहाँ पर मौसम विभाग के यहाँ पर चेतावनी देने के बाद उन चीजों को करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि तो लोगों को दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, लोग यहाँ पर आवागमन की जो यहाँ पर के कारण फंसे ना, और लोग यातायात को लेकर सुचारू हो सके, तो उसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। जी, हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें एएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।